डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के दूसरे प्रश्न पत्र हिंदी नाटक और एकांकी के चौथे ब्लॉक की बात हम कर रहे हैं। इकाई 25 है, कीर्ति दीवारें, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई एकांकी है। इसका वाचन और विश्लेषण इस इकाई में है, जिस पे हमने इसके सार और उसकी व्याख्या के विषय में पिछली कक्षा में बात की थी। आज हम इसके विश्लेषण पर ध्यान देंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य कथानक, पात्र, परिवेश, संरचना शिल्प और अभिनेता, ये जो मूल्यांकन के बिंदु होते हैं, किसी एकांकी को परखने के बिंदु होते हैं, उनके आधार पर एकांकी का विश्लेषण होगा। पहले हम कथानक देखें। कथानक के 3 चरण होते हैं, 3 हिस्से होते हैं: आरंभ, विकास और परिणति। मुख्य रूप से, मतलब कितनी भी छोटी एकांकी क्यों ना हो, ये 3 चीज़ें होंगी ही होंगी। तो आरंभ, इस एकांकी का आरंभ कैसा होता है? बेहद नाटकीय है। नौकर कक्ष में काम कर रहा है और बेटी दौड़ करके आती है रोते रोते कि भैया गिर गया है, चोट लग गई है उसको, सर से खून बह रहा है इत्यादि। और उसी समय राव साहब आते हैं और बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। माने क्रोधित होने से ज़्यादा वो भयभीत हो जाते हैं कि मर्यादा भंग हो गई, अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। और उसी में उनको दिखने लगता है कि उनके पूर्वजों के चित्र क्रोधित होकर के उनकी ओर देख रहे हैं, उनके चोगे क्रोध के कारण काँप रहे हैं। यानी निर्जीव चीज़ों में भी वो कंपन, वो सजीवता देखने लगते हैं, इतने भयाक्रांत हो जाते हैं और बिल्कुल माने क्या होगा इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर ये एकांकी आगे बढ़ती है और ज़्यादा इस बात को स्पष्ट करके एकांकीकार संवादों के माध्यम से मुंशी और राव साहब के बड़े पुत्र और स्वयं राव साहब के बीच में एक वार्तालाप का आयोजन करता है, जिससे पता चलता है कि वंश परंपरा उनकी कितनी ऊंची है। और तीनों मिल करके इसका वंश परंपरा का गुणगान करते हैं। और फिर ये पाते हैं कि ये जो घटना घटी, वो लड़की कमरे में आ गई, क्योंकि स्त्रियों का आना बिल्कुल निषिद्ध था। वो बिल्कुल छोटी बच्ची है, लेकिन तो भी ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया और इसकी सज़ा राम नारायण जो नौकर है वो उसको भुगतनी पड़ेगी। और इसी सिलसिले में बताते हैं कि ये भी मर्यादा अनुसार ही होना चाहिए, वंश परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। और ये कहा जाता है कि एक समय में कोई आ गया था यहाँ पे और ज़ोर से बोल दिया था। हाँ, ज़ोर से बोलना भी मना था और नौकर ने ज़ोर से बोल दिया था। तो ये ज़ोर से बोल करके बोलने के कारण जो मर्यादा भंग हुई है, तो उसके कारण उसको पूर्वजों के चित्र के सामने निराहार रह करके खड़ा रहना पड़ा था 7 दिन। और वो मूर्छित हो जाने की दशा में भी उसको चारपाई से बांध करके खड़ा कर दिया गया था। तो ये इतनी क्रूरता, अमानवीयता, और उस कहते हैं कि इसी का पालन होगा और राम नारायण को भी इसी प्रकार की सज़ा भुगतनी होगी। तो इस तरह से ये विकास होता है कहानी का एकांकी में। और इस पूरी उसकी परिणति ये होती है, परिणति में जब अंत में पहुंचती है, जो उसका चरम विकास हो जाता है, तब जब अंत की ओर पहुंचती है एकांकी, तो वो परिणति का अंश होता है, क्लाइमैक्स जिसको कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि उनका छोटा बेटा आ जाता है, जो कि स्वयं सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, और वो आता है वहाँ पर। सबसे पहले कक्ष में घुसने के बाद पूर्वजों के चित्रों को 3 बार प्रणाम करना होता था, वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो केवल अपने पिता को प्रणाम करता है। और वहाँ पर हैट पहन करके वो आया हुआ है, जो कि उनके जो परंपरागत उनका पोशाक है, चोगा और एक ख़ास तरह का साफ़ा, ये उनके परंपरागत पोशाक है। और इसके अलावा दूसरा कुछ भी पहनने की अनुमति उस परिवार के सदस्यों को नहीं है। इसको एक तरफ करके उनका बेटा नए वेश में आता है
कोट पतलून, क्योंकि वही, और वो उसका कहता है कि मुझे कचहरी जाना होता है, मुझे कार्यालय जाना होता है, और मुझे इसके लिए मैं ऐसा कपड़ा पहन करके जो आज नहीं चलता है, जा कर के मैं हंसी का पात्र बनूंगा, तो आज जिस तरह के कपड़े की आवश्यकता है या पहना जाता है वही मैं पहन सकता हूँ। और फिर उसकी बेटी आ जाती है, वो बेटी बहुत उत्साहित हो करके अपने मैम, उसकी जो होती है उसकी आया, मैंने एक तरह से गवर्नेंस कहनी चाहिए, उसकी शिक्षिका है, प्राइवेट ट्यूशन दे रही होगी, मैंने उसको पढ़ा रही होगी किसी भी तरह से, तो वो उनको ले आती है और दिखाना चाहती है अपने परिवार के परंपराओं को और सभी के चित्रों को, और वो दोनों ही स्त्रियां कक्ष में आ जाती हैं। राव साहब बिल्कुल ध्वस्त हो जाते हैं, मैंने कहा तो वो एक छोटी बच्ची के आने से इतने आहत थे, और इतने क्या सज़ा दी जा सकती, किस प्रकार इसका प्रायश्चित किया जा सकता है, वो सोच रहे थे। और कहाँ उनके स्वयं के पुत्र ने और उसकी बेटी ने सारे परंपराओं को, सारी मर्यादाओं को, तथाकथित वंश परंपराओं को उसने छिन्न भिन्न कर दिया, बिल्कुल अलग नए तरीके से व्यवहार कर लिया। नया कुछ भी वहाँ पर स्वीकार्य नहीं था, और यहाँ पर सब कुछ नया हो रहा था। तो इसका आघात न सह पाने के कारण राव साहब गिर जाते हैं। उन वंश परंपराएं, जैसे जिस प्रकार से वंश परंपराएं टूटी, उस प्रकार से राव साहब भी टूट जाते हैं। तो ये परिणति है। तो इसका कथानक में जो 3 मुख्य अंश होते हैं कथानक के, आरंभ, विकास और परिणति, इन तीनों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। दूसरे जो तत्व होता है वो है पात्र। तो पात्र वस्तुतः इसमें परिवेश दिखाना ही मुख्य उद्देश्य है एकांकीकार का, और वो इस परिवेश माने इस जो सामंतशील जीवन शैली थी, सामंतवादी जो सोच थी, उसके विरुद्ध या उसकी विद्रूपता को दिखाना उद्देश्य है यहाँ पर एकांकीकार का। तो पात्रों का कोई बहुत विकास इसमें दिखाई नहीं पड़ता, या पात्रों पर बहुत बल दिखाई नहीं पड़ता है। राव साहब हैं जो कि घोर रूढ़िवादी पतनशील सामंती प्रवृत्ति के द्योतक हैं, माने उनको इसलिए ही रखा गया है कि उनके माध्यम से सामंती प्रवृत्ति को पूरी तरह से उजागर किया जा सके। उनका बड़ा पुत्र विजय मोहन है, जिसमें तर्क और विवेक है ही नहीं, क्योंकि वो कहता है कि समाचार पत्र की जब बात निकलती है तो वो कहता है कि समाचार पत्र एक बार मैंने कहा था और उसमें सब झूठ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि अमुक जगह पर अकाल पड़ गया है और सारे लोग भूखे मर रहे हैं, तो ऐसा कैसे भला हो सकता है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। जबकि अकाल तो एक वास्तविकता है। तो मैंने वो अपने घर के बाहर की किसी वास्तविकता को न जानता है और न जानना चाहता है, कोई विवेक नहीं है उसमें, कोई तर्कशीलता नहीं है, बस जो परंपरा का पालन करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य या एकमात्र उसकी सोच का हिस्सा है। तो इस प्रकार का विजय मोहन है। प्रद्युम्न कुमार उसके विपरीत, उसका छोटा भाई जो है राव साहब का दूसरा बेटा, वो बिल्कुल अलग है। उसने शिक्षा प्राप्त की है। अब ये सब देखिए प्रश्नों पर विचार एकांकी में नहीं किया गया है, या कहना चाहिए कि उसका अवकाश नहीं है कि राव साहब जैसे रूढ़िवादी व्यक्ति का छोटा पुत्र किस तरह से जो है वो बाहर जाकर के उसने अध्ययन प्राप्त किया और आज तहसीलदार की नौकरी पर है। निश्चित रूप से वो घर से बाहर काफ़ी पहले जा चुका होगा अध्ययन करने के काल में ही। तो ये कैसे संभव हुआ, इसके विषय में कोई बहुत कुछ कहते नहीं है एकांकीकार, उसकी बहुत अवकाश भी नहीं है। लेकिन ये बेहद आकस्मिक रूप से प्रद्युम्न कुमार का आगमन होता है छोटे बेटे के रूप में। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी कमज़ोरी भी दिखाई पड़ती है। प्रद्युम्न कुमार माने एक उद्देश्य से एकांकीकार ने एकांकी की रचना की है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको जिस प्रकार के पात्र के गढ़न की आवश्यकता महसूस हुई उन्होंने गढ़ दिया। उनमें कोई तार्किक संबंध स्थापित उस तरह से नहीं हुआ, उन्होंने मनमाने ढंग से एक से दूसरे का संबंध जोड़ा है। तो इसमें प्रद्युम्न कुमार किसी भी तौर से उस परिवार का हिस्सा नहीं लगता है। और जो राव साहब की जिस प्रकार की
रूढ़िधर्मिता है, उसको देखते हुए ये संभव नहीं लगता है कि उनका दूसरा पुत्र इतना ज़्यादा माने बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके और नौकरी करे। तो ये थोड़ा सा इसके माध्यम से माने लेखक की यहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी हम उद्देश्य को देखते हुए इसको नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कि प्रद्युम्न कुमार का चरित्र उन्होंने इस पूरे वातावरण के विरोधी तत्व के रूप में रखा है, जहाँ पर मैंने यहीं पर एकांकी का जो तनाव है, एकांकी का जो चरम विकास है वो दिखाई पड़ता है। और प्रद्युम्न कुमार नई बयार लेके आता है, नई सोच लेकर के आता है। वो समय के साथ चलने वाला आधुनिक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो सभी को सभी मान्यताओं को, जो जर्जर हो चुकी मान्यताएं हैं, अप्रासंगिक हो चुकी मान्यताएं हैं, उनको छिन्न भिन्न कर देता है। फिर एक पात्र है मुंशी, जो कि ज़्यादा समय तक है और वो, लेकिन उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व कुछ नहीं बनता है। वो केवल चाटुकारिता करता है, वो केवल अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाता है और उन्हीं की मान्यताओं को का पोषण करने वाला या उन्हीं की मान्यताओं की पुष्टि करने वाला वो बन करके रह जाता है। उसके कोई है विशेष नहीं। इसके अलावा नौकर राम नारायण है और उसकी बेटी है, जिसका कोई विशेष नहीं, कोई व्यक्तित्व या कोई उसका योगदान नहीं है इस पूरे एकांकी में, सिवाय इसके आरंभ में। उसके कारण ही ये सारी चर्चा आरंभ होती है कि वंश परंपरा की बात, और ये सारी रूढ़िवादिता जो है निकल करके उनके माध्यम से आती है। बाद में फिर प्रद्युम्न की बेटी और उसकी शिक्षिका का भी छोटा सा रोल है, छोटी सी भूमिका है, लेकिन वो भी वही ये दिखाने के लिए ही है कि किस प्रकार से मान्यताएं छिन्न भिन्न की जा रही हैं, हो रही हैं प्रद्युम्न कुमार के माध्यम से। तो उनका भी कोई अलग व्यक्तित्व, कोई अलग उनका बहुत उनकी उपस्थिति बनती नहीं है। परिवेश की हम बात करें तो परिवेश 19वीं शताब्दी का है। 19वीं शताब्दी का आप रेल की बात आ गई है तो रेल 1850 के आसपास चलनी आरंभ हुई थी, तो माने उत्तरार्ध 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात होगी, ये समय होगा। और उस समय बहुत ये महत्वपूर्ण है देखने का कि उपनिवेश, भारत उपनिवेश बना था, उसके पहले सामंती व्यवस्था लागू थी भारत में, और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, उपनिवेश बन गया भारत। तो उस समय भी समाज में वही सामंती सोच, सामंती विचारधारा, सामंती मूल्य, जीवन मूल्य प्रचलित रहे थे। और कहीं ना कहीं गाँव में कहीं ना कहीं आज भी किसी न किसी अंश में वो जीवित हैं। तो उदय शंकर भट्ट जी का ये जो एकांकी है वो बहुत ही एक बृहद रूप से, बहुत माने ठोस रूप से ये कहना चाहिए, ये इस समस्या को उठाती है और माने इस बात को कहती है कि किस तरह से सामंती मूल्य अनावश्यक और अप्रासंगिक हैं, उनको हट जाना चाहिए। लेकिन बारीक रूप से कैसे कैसे हमारे समाज के ताने बाने में घुसे हुए हैं। आज भी जो खाप पंचायत की बात आती है, आज भी जो अन्य माने अंतर्जातीय विवाह पर ऑनर किलिंग की बात आती है, वो सभी ये सब सामंती मूल्यों, जीवन मूल्यों के कारण आती है। तो वो सब कैसे घुसी हुई, उस पर उदय शंकर भट्ट जी नहीं नज़र डालते हैं। उन्होंने बहुत सतही ढंग से और बहुत ही मोटे मोटे इस बात पर विचार किया है, लेकिन निश्चित रूप से एक ध्यान दिलाया है इस ओर, और उस पर फिर अधिक गहरे उतरने की आवश्यकता बनती है। तो ये परिवेश दिखाना ही इस एकांकी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस प्रकार के पतनशील समाज था, सामंती समाज, और जिसके रेशे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, और कैसे उनको भी अब उखाड़ फेंकने की आवश्यकता बन गई है। पूरे औपनिवेशिक मानसिकता का भी एक वातावरण वो बताते हैं। अंग्रेज़ों के प्रति भय की भावना और उनको माने किसी न किसी तरह से उनको आदर देना, उनको ऊंचा समझना, ये दिखाई पड़ता है। वो चाहे
विजय मोहन हो या प्रद्युम्न हो, दोनों विपरीत विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन विजय मोहन भी जब अंग्रेज़ बाकी कोई भी अगर उनके घर पर आता तो उनके घर माने उसका स्वागत निश्चित रूप से नहीं होता यदि वो विजातीय है तो, लेकिन अंग्रेज़ आया है तो उसका तो स्वागत करना ही है, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है और उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। बस एक ही काम करता है विजय मोहन कि उसको घर के अंदर जाने से वो रोक लेता है, बहाना करके कि पिताजी घर की चाबी ले गए हैं, और नहीं तो वो माने सारी व्यवस्थाएं करता है। भले ही ना उसके बाद वो सबको गोबर से लिपवाने और सारी चीज़ें धुलवाने की बात कहता है कि उसके जाने के बाद मैं स्वयं नहाया और सारी चीज़ें, सारे कपड़े, सब कुछ धुलनी पड़े। तो ये कहने पर भी मैंने इतनी उसके पीछे इतनी काम करना पड़ा, लेकिन तब भी अंग्रेज़ का सम्मान तो करना ही है। तो ये औपनिवेशिक मानसिकता को बताता है। दूसरी ओर जो प्रद्युम्न है वो भी माने उसने पूरी तरह से अपनी परंपरा का त्याग कर दिया है और अंग्रेज़ों का अनुकरण कर रहा है, उनकी तरह पतलून, कमीज़, टाई, टोप पहन रहा है। तो माने उनका माने वो भी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक बन जाता है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों का हर तरह से अनुसरण करना। वेशभूषा, खान पान की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं उठाई गई है किसी भी स्तर पर, तो नहीं कहा जा सकता है, नहीं तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसने खान पान में भी अंग्रेज़ों का अनुसरण करना आरंभ कर दिया हो। तो ये भी औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक है, जो कि जिस वातावरण को बनाने में, अनकहे बनाने में उदयशंकर भट्ट जी को सफलता प्राप्त हुई है। और फिर उसके बाद दिखाया है प्रद्युम्न के माध्यम से कि आधुनिक शिक्षा के कारण कैसे विचारधारा बदल रही है और समय के साथ चलने की बात चल रही है, और उस काल के युवा में इतना साहस हो गया है कि वो अपनी जड़ जमाई हुई जो रूढ़िवादिता है, जड़ जमाई हुई जो परंपरा की श्रेष्ठता है, उससे अलग हटे और एक नए पथ का निर्माण करे, इसका साहस है उस समय की युवा में, वो प्रद्युम्न के माध्यम से दिखाई देता है और माने उस परिवेश की झलक देता है जो कि उस समय नई शिक्षा के कारण, आधुनिक शिक्षा के कारण एक नई सोच के रूप में उभर रही थी। तो ये परिवेश इस का बनता है। फिर संरचना शिल्प है। संरचना शिल्प में मुख्य रूप से हम भाषा और शैली की बात करते हैं। तो भाषा इसकी सहज सरल है, आप समझ सकते हैं अपने ही, और सामंती परिवेश के अनुकूल है, माने शब्दों का जो प्रयोग है वो उसी प्रकार का है। पुराने परंपरागत और ऊंची शान रखने वाले लोग जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार करते हैं, जिस संयत और सुसंस्कृत भाषा का, वो यहाँ पे प्रयुक्त है। इसको वर्णनात्मक रखा गया है। शब्दावली जो है वो आम बोलचाल की है, जिसमें साधारण रूप से जो बातचीत होती है दैनिक वार्तालाप में, जिन तद्भव या तत्सम या उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता है उसको उसी तरह से लिया गया है। उसमें कोई बनावटीपन नहीं आने दिया है या जानबूझ करके किन्हीं शब्दों का प्रयोग और किन्हीं शब्दों से परहेज, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। वाक्य छोटे छोटे हैं, स्पष्ट हैं बहुत और व्यवस्थित हैं। ये इसका माने ये संवाद रचने के लिए बहुत उपयुक्त वाक्य बनते हैं और आगे अभिनेता में हम देखेंगे कि इसके कारण वो अभिनय बन पड़ी है ये एकांकी। और प्रचलित मुहावरों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। मित्रों, आप पढ़ें और ज़रा मार्क करें कौन कौन से मुहावरे इसमें प्रयुक्त हैं, तो आपकी क्षमता बढ़ेगी। संवाद की हम बात करें तो संवाद इसमें परिस्थिति और पात्रों के अनुकूल ही संवाद रखे हैं। सीधे सीधी बात कही गई है, अभिधा में बात कही गई है, कहीं व्यंग्यात्मकता का प्रयोग नहीं है, व्यंग्य भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कोई वाकजाल नहीं है, शाब्दिक चमत्कार नहीं है। तो बहुत सीधे सहज ढंग से जो एक भयाक्रांत व्यक्ति को दिखाया गया और वो एक भयभीत व्यक्ति जिस प्रकार की बात कर सकता है उसी प्रकार की बात
इसमें रखी गई है, संवाद उसी तरह के रखे गए हैं। तो ये बहुत उपयुक्त जचते हैं संवाद इस परिवेश का, जो परिवेश सृजना चाहा है एकांकीकार ने, जिस प्रकार की बात अपनी रखनी चाहिए है, तो उसके संदर्भ में ये बहुत अनुकूल संवाद लगते हैं। और छोटे छोटे वाक्य, जो पहले हमने चर्चा की थी, छोटे छोटे वाक्य हैं, तो जिसके कारण इनको याद करना और फिर मंच पर प्रस्तुत करने में ये सहायक हैं। तो इसीलिए अभिनेता की दृष्टि से देखें तो ये अभिनय बन पड़ी है। यद्यपि इसके दूसरे पहलू की ओर हम जाएं कि ये अभिनय तो है, अभिनेता के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि इसमें स्थान काल घटना, ये संकलन त्रयी है। मतलब जो एक ही स्थान है, काल भी सतत रूप से चल रहा है, काल में भी कोई बीच में गैप नहीं आने पाया है, और घटना भी उसी तरह से एक समय में जो घटना हो सकती थी वो उसी तरह से चल रही है। तो इसको प्रस्तुत करने में ये बेहद आसान है उस दृष्टि से देखा जाए। सेटिंग आपको एक बार कर देनी होगी, स्टेज की दोबारा बदलना नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये एक बहुत आदर्श स्थिति दिखाई पड़ती है नाटक प्रस्तुत करने की। लेकिन अगर हम दर्शकों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से देखें या रोचकता की दृष्टि से देखें, तो ये थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी एकांकी। इसमें रोचकता का तत्व बिल्कुल नहीं है, बेहद वर्णनात्मक संवाद हैं, और जब वो मंच पर बोले जाएंगे क्रियाहीन संवाद हैं। और जब ये इस तरह से बैठ कर के खाली वार्तालाप होगा, तो उसमें कभी किसी तरह से भी दर्शकों को आनंद नहीं आ सकता है, और ये मंच पर वस्तुतः ये एकांकी बहुत ठहर नहीं पाएगी। हालांकि एकांकी छोटी है और बाकी सब सुविधाएं हैं, तो ठीक है, शायद रंगमंच पर ये चल जाए, या अगर कोई रंगमंच प्रस्तुति हुई है तो शायद दर्शक अंत तक बैठे रहे हों। लेकिन क्योंकि इतनी छोटी है, लेकिन अगर ये प्रभाव की दृष्टि से, दर्शकों पर प्रभाव डालने की दृष्टि से, ये काफ़ी कमज़ोर एकांकी दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत जो मैंने बात की थी पहले कि रेडियो नाटक उस समय बहुत प्रचलित थे और बहुत मांग थी उनकी, नियमित रूप से प्रसारित होते थे, तो उसमें ये रेडियो नाटक के रूप से सफल है। देखिए मित्रों, अब इस एकांकी में क्रियाओं का बेहद अभाव है, जबकि जो वाक्य हैं, अरे जो संवाद हैं, वो बहुत सुगठित है। तो ये बात ही बताता है कि ये ध्वनि नाटक के रूप में, ध्वनि नाटक कहिए, रेडियो नाटक कहिए, उसके रूप में ये बेहद सफल होगा। तो उसकी मंचीयता जो है, तो वो इस तरह से मंच पर नहीं, लेकिन रेडियो के मंच पर वो उसकी मंचीयता पूरी तरह से प्रमाणित है। तो रेडियो नाटक के रूप में निश्चित रूप से ये बेहद सफल नाटक होगा, क्योंकि बोलने के लिए वो और बोल करके प्रभावान्विति लाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सभी इस नाटक में विद्यमान है। छोटे वाक्य हैं, सरलतापूर्वक सरल भाषा का प्रयोग है, सीधे असर डालने वाले अभिधा में कहे हुए वाक्य हैं, तो स्पष्ट है, एक बार सुनने से समझ में आ जाने वाले हैं। तो ये सारी जो योग्यता है इसकी भाषा में है, तो ये निश्चित रूप से रेडियो नाटक के रूप में बेहद सफल साबित होगा। ये रेडियो नाटक ही है, मंच के ऊपर खेला जाने वाला नाटक के रूप में, ये एकांकी के रूप में यह उतना सफल नहीं है, लेकिन एक रेडियो नाटक के रूप में ये पूरी तरह से सफल है। और दूसरी बात, बाद में आधुनिक काल में जब छपने लगे नाटक, तो वो पढ़े भी जाते थे। वो बहुत सारे नाटक ऐसे लिखे गए, एकांकी ऐसी लिखी गई हैं जो कि केवल पढ़ी जाती रही हैं। तो पढ़े जाने के दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत जगह सोचने के लिए बहुत सारे बिंदु हमें मिलते हैं। तो ये पढ़ने और रेडियो नाटक के रूप में ये एक सफल रचना हम कह सकते हैं। तो अगर पूरे एक समग्र रूप से इसका मूल्यांकन करें इस एकांकी का, तो मित्रों ये एक अच्छी लिखी हुई एकांकी है, कम से कम पढ़े जाने के लिए ये बहुत अच्छी है। उसके अलावा वो रेडियो नाटक के रूप में एक अच्छी एकांकी है। इस जो एकांकी के तत्व होते हैं वो सभी तत्व इसमें संतुलित रूप से और समुचित रूप से रखे गए हैं।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सफल एकांकी है। एक शीर्षक पर भी थोड़ा सा हम विचार करें, गिरती दीवारें इसका शीर्षक है, जो कि ये भी बहुत उपयुक्त है। दीवार जो खड़ी हुई है, जो राव साहब ने और उनके वंश ने परंपराओं की जो दीवार खड़ी कर ली थी अपने और बाकी दुनिया के बीच में, वो ढहती है प्रद्युम्न के आने से, प्रद्युम्न की पुत्री के आने से वो ढह जाती है, वो गिर जाती है, वो छिन्न भिन्न हो जाती है। वो झूठी परंपराएं, झूठी अप्रासंगिक हो चुकी मान्यताएं, वो सभी वहाँ पर इसमें टूटती हैं। तो और वो राव साहब जो प्रतीक हैं इस पूरे रूढ़िवादी विचारधारा का, रूढ़िवादी वंश परंपराओं के प्रतीक के रूप में राव साहब यहाँ पे रखे गए हैं, वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं या उनका भी पतन होता है। तो इस तरह से जो दीवार है बाहरी दुनिया और राव साहब के परिवार के बीच में, वो टूटती है, गिर जाती है यहाँ पे। तो अतः गिरती दीवारें जो ये शीर्षक रखा गया है इस एकांकी का, बिल्कुल उपयुक्त ही है। तो मित्रों, ये विश्लेषण हमने किया इस एकांकी का। और बीए आप अपना अध्ययन आरंभ करें और अपने प्रश्न हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं आप, baou.ba.hindi@gmail.com। यदि आपको अपना पाठ्यक्रम तैयार करते समय, प्रश्नों के उत्तर तैयार करते समय आपको कोई कठिनाई आए, कोई शंका उत्पन्न हो, तो आप हमें इस पर ईमेल करें। ईमेल करते समय अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अभ्यास केंद्र का नाम अवश्य कोड के साथ भेजें, कोर्स का नाम लिखें, तो हमें पूरी आपकी जानकारी होगी और हम आपसे संपर्क करके आपकी जो भी उचित सहायता आपको चाहिए होगी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो मित्रों, आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं, व्याख्यान यही समाप्त करते हैं। अपना अध्ययन आरंभ करिए। शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप